हेलो फ्रेंड्स। तो कल आपकी आनंद सर से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने सक्सेस के मंत्र आपके साथ में शेयर किए। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड हैं सक्सेसफुल होने के लिए, क्या 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 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों के एग्ज़ाम नहीं निकलते, और क्या क्या करने से ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। उन्होंने अपनी जो फेलियर की स्टोरी है वो भी बताई, और जो ग्रैंड सक्सेस की स्टोरी है वो भी आपके सामने शेयर की। उसके पीछे क्या क्या कारक रहे वो सारी चीज़ें बताई उन्होंने। पॉलिटी की क्लास आपकी चल रही है, और एक दो क्लास में आज एक दो दिन में वो ख़त्म हो जाएगी। ज्योग्राफी भी आपका 3 क्लास 4 क्लास हो चुका है, आज 5वां क्लास है। टेस्ट सीरीज आपका मोस्ट प्रोबेबली कल लॉन्च हो जाएगा। हमारी खुद की बनाई हुई नई वेबसाइट है, बहुत मेहनत से बनाई गई है। तो उसमें हम नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी त्रुटि के साथ में आपके सामने आया जाए। हम पूरी तरह से तैयार होकर आना चाहते थे। इसकी वजह से एक आध दिन का डिले हो रहा है, लेकिन हम जब आएंगे आपके सामने में बहुत ही मेहनत के साथ ही, बहुत ही प्लानिंग के साथ में क्वेश्चन को तैयार किया गया है। टेस्ट देकर आपको लगेगा कि हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज बनाया गया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या यूपी पीसीएस का स्टैंडर्ड के हिसाब से बेस्ट टेस्ट सीरीज है ये। और बहुत ही तरीके से, बहुत ही मतलब जो पैटर्न है उसको देखते हुए क्वेश्चन को बहुत ही सही तरीके से प्लान किया गया है। सब एक्सपर्ट ने अपने अपने फील्ड से क्वेश्चन सेट किए हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने कल आ जाएगा। और जो भी होगा प्रियांशु सर आपको इसकी पूरी जानकारी दे देंगे। ज्योग्राफी में अभी तक आपने पढ़ा भारत का भूगोल, भारत का मैप पहले आपने देखा, भारत कहाँ अवस्थित है, भारत का परिचय मिल गया आपको। दूसरे जो टॉपिक था दूसरा, वो था फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, और भारत को 6 भागों में बांटा गया है। वो 6 भाग के बारे में आपको जानकारी दी गई, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने लास्ट क्लास में इंडिया का रिवर सिस्टम के बारे में देखा, भारत की नदियों के बारे में देखा, और आपने देखा कि कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है। एक ही क्लास में आपको कंप्लीट नदियां पढ़ने को मिल गई। आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लाइमेट, ठीक है, जलवायु। जलवायु ये आज का जो टॉपिक है। अभी तक जो ज्योग्राफी में आपने टॉपिक में पढ़ा, सारे सब्जेक्ट पढ़े, उससे अंतर है। उससे क्या अंतर है उन सारे टॉपिक से? उनसे अंतर है कि वो सारी चीजें समझने की कम थी। एक बार आपको मोटा मोटा समझा दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसमें रटना ज्यादा था और मैथ वगैरह ज्यादा था। आज का जो क्लास है इसमें आपको सबसे ज्यादा कंसेप्ट है। इतना कंसेप्ट, इतनी चीजें समझने वाली पूरी ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में आपको और कहीं नहीं है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपको मैं बहुत अच्छे से पूरा समझाऊंगा। आपको पेशेंस के साथ में ये वीडियो देखना है, शुरू से लेके अंत तक देखना है। बीच में आप चले जाओगे तो आपकी टॉपिक जो है अधूरी रह जाएगी, फिर आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें इसमें आपस में अंतर्निहित हैं, ठीक है। आपस में वो इतनी बुनी हुई है एक दूसरे से कि अगर आप आधा समझते हो तो फिर अगला आधा आपको समझने के लिए फिर शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद अपने आप बेसिक बुक्स जो है उस बुक्स को फॉलो करें। एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहें, एनसीईआरटी के बहुत पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने इसको बनाया है, और भी जो अलग अलग इनपुट हैं वो डाले गए हैं। तो आप उसको अच्छे से पढ़ें और उस चीज़ को समझें। बहुत ही अच्छी किताब है एनसीईआरटी। इस चैप्टर के बारे में मेरा इस मामले में बहुत ही मानना है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया, ठीक है। और आपको जितनी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इस टॉपिक में शुरू से अंत तक सीरियसली बने रहें, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद दूसरे सोर्स से भी पढ़ें और अपने आप को और मजबूत करें इस चीज़ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा है मौसम और जलवायु में अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले मौसम क्या होता है। आज का मौसम बड़ा अच्छा है। गाने में लोग मौसम को बेईमान भी बोल देते हैं। तो 50 तरह की बातें निकलती है मौसम के बारे में। आज गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, आज बारिश हो रही है, इतनी गर्मी हो रखी है, हवाएं इतनी तेज बह रही हैं, आज इतनी सुंदर हवा चल रही है, आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हम बातें करते हैं ना, ये क्या है? ये मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। आज का मौसम कैसा है, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मुझको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। ये उस चीज़ की, तो ये एक बड़ी ही क्षणिक अवस्था है, ठीक है। बहुत छोटी देर के लिए ये माना जाता है, मापा जाता है। लेकिन यही चीज, यही सारे जो फैक्टर मैंने या भी आपको मौसम के बारे में गिनाए, जब बहुत लंबे समय के लिए मापा जाए, लगभग 35 वर्ष के लिए मापा जाए, तो उसको जलवायु बोलते हैं। जैसे कि बोलते होंगे कि पहाड़ों की जलवायु बड़ी अच्छी है, रेगिस्तान की जलवायु ऐसी है, समुद्र किनारे की जलवायु ऐसी होती है। तो
मतलब अलग अलग बातें बताई जाती हैं सब जगह की जलवायु के बारे में। तो वो क्या है, वो जो है वही चीज़ें हैं जो मौसम है, बट मौसम जो है 35 साल का स्पैन खींच दे और उसके दौरान जो घटनाएं घटी वो जो है उसको जलवायु बोलते हैं। ठीक है, जलवायु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लाइमेट बोलते हैं। तो कोई इशू नहीं है, ये हर किसी को पता है। ठीक है, मौसम ये क्या है, क्षणिक अवस्था है। और इसमें क्या क्या हम देखते हैं, हवाओं की गति, दिशा, वर्षा, तापमान कम है या ज़्यादा है, वायु दाब है, आर्द्रता मतलब आज ह्यूमिडिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें जब आपस में इन सारी को जोड़कर या अकेले अकेले जब हम बात करते हैं आज के लिए, कल के लिए, 5 दिन 10 बाद के लिए, तो वो जो होता है वो मौसम होता है। और यही सारी चीज़ें अगर हम 35 वर्षों के लिए, लगभग 35 वर्षों के लिए बात करें तो ये जलवायु हो जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की हम बातें करते हैं आज के डेट में, क्योंकि इतने लंबे समय में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, मतलब ये इतने बड़े स्तर पे हो रहा है कि लंबे समय में जो जलवायु 35 साल का होता है उसमें परिवर्तन आ रहा है। आज से 35 साल पहले जैसे आम रूप से जलवायु हुआ करती थी भारत की या विश्व के अलग अलग जगहों की, वो परिवर्तित हो चुकी है, अब वैसी नहीं रही है। ठीक है, तो उन क्या होता है उसमें मौसम में टेम्परेचर में अंतर आ गया है, उसकी वजह से बारिश यहाँ पे होती थी वहाँ आजकल नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं ये जलवायु परिवर्तन, इसी के बारे में बोला जाता है। अब जब हम जलवायु की बात करेंगे, आज का मुख्य विषय हमारा जब जलवायु है और मॉनसून है, तो अभी हम जलवायु की बात करेंगे। तो जब जलवायु की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जलवायु, अब हमने समझ लिया क्या है, उसके बाद देखेंगे भारत की जलवायु को क्या क्या कारक है जो प्रभावित करते हैं, जो फैक्टर भारत की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हो। ठीक, तो हर चीज़ के साथ में मैं आपके सामने में मैप रखूंगा और मैप के माध्यम से, जैसे अक्षांश है, हिमालय पर्वत है, और भी जो चीज़ें होंगी उसको मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांश, लैटिट्यूड, मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था लैटिट्यूड क्या है। तो भारत कहाँ अवस्थित है, भारत 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में अवस्थित है। ठीक है, तो जैसे जैसे इक्वेटर है ये, है ना, इसे हम जैसे जैसे विषुवत रेखा, तो ये जिससे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पोल की तरफ, ये मान लेते हैं पोल है, ठीक है, ध्रुव है, तो इसकी तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो ठंड बढ़ती है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो वैसे वैसे तापमान कम हो रहा है। तो भारत का 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक है, यहाँ 8 डिग्री है, यहाँ 37 डिग्री है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता होगा। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा होता होगा। ठीक है, ये जैसे मतलब एक फिक्स रूट नहीं है कि यहाँ पे अगर मान ले तो उस समय 10 है तो 40 डिग्री है तो यहाँ 30 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 10 होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन एक फैक्टर ये है। ठीक है, तो भारत जो है मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ से आपका निकलता है कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा यहाँ से गुजर रहा है। तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, लगभग बराबर बराबर बांटता है। एक है उष्ण कटिबंध, ये वाला आप जो देख रहे हैं ट्रॉपिकल जोन, और ये शीतोष्ण कटिबंध, है ना, टेम्परेट जोन, ये हल्का ठंडा होगा और ये ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा गया, लेकिन ये जो भौगोलिक रूप से बांटा गया है उससे ज़्यादा जो अन्य फैक्टर हैं, पहाड़ पर्वत और जो आगे फैक्टर आएंगे, वो इस चीज़ को ज़्यादा डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गर्मी हो जाएगी और यहाँ से ठंड हो जाएगी, ऐसा एकदम से हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अभी जो अगला टॉपिक है हमारा वो है हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है जलवायु विभाजक होता है, जलवायु विभाजक भी इसको बोलते हैं हिमालय पर्वत को। क्यों बोलते हैं भैया, क्या है इसका, क्यों है ये जलवायु विभाजक? तो हमने भारत का मैप देखा है कल परसों में, और उस समय हमने जब देखा था तो हमने देखा था कि ये जो नागालैंड की और इधर की नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ थी, इनको हम लोगों ने उस समय विभाजक बोला था, क्योंकि वो जल विभाजक भी हुआ करती थी और जलवायु विभाजक भी। इसके इधर अलग होता था जलवायु, इसके इधर अलग होता था। तो बेसिकली ये जो हमारा हिमालय है, ऐसे जो आप मैप में देख रहे हैं, और इधर भी हिंदू कुश है, तो ये बेसिकली एक दीवार की तरह है ना। तो ये जो है विभाजक का काम करता है। किस तरह के विभाजक का काम करता है? इधर से जो ध्रुव की तरफ से तेज हवाएं चलती हैं, वो क्या होती हैं, वो
उसको हिमालय अपने तरफ भारत की तरफ आने नहीं देता है। ध्रुव से यहाँ से जो मान लेते हैं ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से जो तेज हवाएं बर्फीली हवाएं चलेंगी वो जब चलना चालू करेंगी, सेंट्रल एशिया है यहाँ पे, सेंट्रल एशिया का जो इस हिस्सा है भारत से थोड़ा ही दूर है, तो वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, ध्रुवीय हवाएं वहाँ आती हैं, वहाँ से हवाएं फिर इधर चलती हैं, तो ये जो हिमालय है हमें उनसे बचाता है। ठीक है, तो इधर जब इसने रोक के रखा तो इधर बहुत ज़्यादा ठंड होगी उसी टाइम में, और उसकी तुलना में इधर काफ़ी ठंड होगी। हम जो है 10 दिन पहले बोल रहे थे हमारे यहाँ कितनी ठंड है, अरे यार कैसे काम करेंगे, इतनी ठंड है। जो ठंड है वो कुछ भी नहीं है हिमालय के उस पार वाली ठंड की तुलना में, सेम समय में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें हिमालय बचा कर रखता है। ठीक है, तो जलवायु विभाजक के रूप में काम करता है। किस चीज़ से बचाता है? हमें पोलर विंड से भी बचाता है। ठीक है, और मॉनसून की पवनों को भी रोकता है। मॉनसून जो हम आज का टॉपिक है हमारा, मॉनसून की पवनें जब इधर से जाती हैं, इधर से जाती हैं, तो ये इसको यहाँ रोक लेता है, बारिश करवाता है, जिसकी वजह से भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कौन? हिमालय। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है ये है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट की दूरी से क्या होगा भाई? यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ समुद्र है और यहाँ पे जमीन है। ठीक है, आप जानते हैं कि समुद्र ठंडा होने में भी बहुत समय लगाता है, गर्म होने में भी समय लगाता है ना? तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि यहाँ से जो हवाएं बह रही होंगी वो इस इलाके को ठंडा रखेंगी। जो समुद्र के किनारे किनारे वाला इलाका होगा, जब यहाँ गर्मी हो चुकी होगी तो समुद्री जो हवाएं आएंगी, लहरें आएंगी, वो इस इलाके को ठंडा रखेंगी। ठीक है, और ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होंगी, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होंगी, तो अपने साथ में ये इसको बैलेंस करके रखेंगी। लेकिन जो इलाका इधर दूर का है, जो समुद्र से काफ़ी दूर है और ज़्यादा दूर है, उसको ये चीज़ समुद्र की तरफ से जो टेम्परेचर मेंटेन करने का एक इक्विलिब्रियम टाइप का जो मेंटेन करने का मौका मिलता है वो उनको नहीं मिल पाता। यहाँ जब गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ जब ठंड होगी तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट है? ये फायदा जो समुद्र के पास रहने का है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ तक ये फायदा है। उसके बाद है जल और स्थल का वितरण, वायुदाब प्रदेश। ठीक है, तो जल और स्थल का वितरण आपने अभी, हम उसी पॉइंट का ये थोड़ा ज़्यादा वृहत रूप है। समुद्र से अगर दूर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है तो वहाँ का जो वायुदाब है वो ऑलमोस्ट एक जैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो है, यहाँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, ये लो प्रेशर जोन बन जाएगा गर्मी के दिनों में। ठीक है, ये लो प्रेशर जोन बन जाएगा गर्मी के दिनों में। लो प्रेशर जोन का मतलब निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब का मतलब यहाँ पे से हवाएं ऊपर उठ चुकी हैं, वो जगह खाली हो चुका है। तो जहाँ हाई प्रेशर जोन होगा, जहाँ उच्च वायुदाब जोन होगा, जैसे कि ये वाला अगर उच्च वायुदाब जोन होगा तो यहाँ से हवाएं इधर की तरफ आएंगी। तो हवाएं का डायरेक्शन जो है ये निर्धारित करेगा। ठीक है, इधर से हवाओं का डायरेक्शन इधर जाएगा, तो हवाओं का डायरेक्शन ये निर्धारित करेगा। ठीक यही चीज हो जाएगा जब यहाँ पे ठंड का मौसम होगा, तो ये उच्च वायुदाब जोन बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होगा, हवाएं ऊपर चल नहीं रही होंगी, हवाएं जाके बैठ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर हवाएं जो है ये अलग अलग डायरेक्शनों में जा सकती है। ठीक है, तो यही है एयर प्रेशर जोन या वायुदाब प्रदेश के रूप में जल और स्थल के वितरण की वजह से। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है समुद्र तट से ऊंचाई। मतलब समुद्र तट क्या, कहीं से भी एक जो मीन माना जाता है हाइट, ठीक है, उससे जो ऊंचाई है, तो हर कोई जानता है कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान कम हो जाता है ना? तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊंचाई होगी, जैसे जैसे पहाड़ वाला इलाका होगा वैसे वैसे ठंड होगा। तो जो हमारा ये वाला हिस्सा है, क्या बोलते हैं, हिमालय वाला हिस्सा है, या वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है, या जो भी घाट वाले हिस्से हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ऊंचाई होती है ज़्यादा पहाड़ों की वजह से, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जिस पहाड़ की जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी वो उतना ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, इसका फैक्टर आप देख सकते हैं, आपका नैनीताल और दिल्ली ऑलमोस्ट एक ही लैटिट्यूड पे है ना, एक ही अक्षांश पे, थोड़े बहुत अंतर होंगे, बहुत कम अंतर है। लेकिन आप नैनीताल के मतलब से के नाम से क्या समझते हो कि वहाँ क्या ठंड होगी?
हिल स्टेशन है, कितना बढ़िया जगह। और दिल्ली में उसी टाइम में आपको क्या लगता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका होता है कि आपके लिए एसी के बिना काम करना या फिर मतलब पंखे और कूलर के बिना काम करना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये अंतर है। इसका और ज़्यादा आसान उदाहरण आप देख सकते हो मसूरी और देहरादून। देहरादून का क्लाइमेट भी जो है ठीक है, वेदर अच्छा है ना, मौसम ठीक रहता है, लेकिन गर्मी में काफ़ी गर्मी हो जाती है। आजकल देहरादून में भी 40 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ रहता है टेम्परेचर। ठीक, वहीं से आप मसूरी कितना दूर होगा, 40-50 किलोमीटर ऐसा ही कुछ होगा, और वहाँ पे आप चले जाते हो तो वहाँ पे आपको मौसम अच्छा हो जाता है। काहे क्यों? क्योंकि जैसे ही ऊंचाई पे आप जाते हो तो उसका असर होता है। ठीक है, उसके बाद है उच्चावच। उच्चावच मतलब टैरन। ठीक है, तो अब टैरन कैसा है उस बात का भी बहुत असर पड़ता है कि कैसा टैरन है, कैसी मतलब टोपोग्राफी है, कैसा वो जगह है, वहाँ पे क्या है नहीं है, मतलब हवाओं को रोकने के लिए कुछ पहाड़ है, नदियाँ हैं, नाले हैं, पर्वत है, इन सारी चीज़ों का। तो टैरन में जो हम सबसे मुख्य आज देखने वाले हैं फैक्टर, वो है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आपको दिखेगा वो है पश्चिमी घाट, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, हाँ, पश्चिमी घाट आप जानते हैं यहाँ पे है, ऐसे है। अब इधर से मानसून की हवाएं आती हैं और बारिश करती हैं। पश्चिमी घाट पे ताबड़तोड़ बारिश होती है, जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ भी ताबड़तोड़ बारिश होती है। लेकिन इसके इधर का ये जो पठार का इलाका है, जो हमने पिछले क्लासेज में देखा, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि ये जो पहाड़ है ये सारे के सारे बारिश रोक लेता है, और इधर जो है शैडो जोन हो जाता है, लीवार्ड साइड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे नाम मात्र की बारिश होती है, बारिश बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो उदाहरण पश्चिमी घाट और पठार। स्पष्ट है? अब अगले स्लाइड में हम चलते हैं। धरातलीय वायुदाब और पवने। ठीक है, इनका भी अपना रोल है जलवायु को डिसाइड करने में। ठीक है, सरफेस प्रेशर एंड विंड, तो इनका क्या रोल है भाई, अब हम देखते हैं। इनका अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल है। शीत ऋतु में वही जो चीज़ें होंगी वो अलग तरीके से काम कर रही होंगी, ग्रीष्म ऋतु में वही चीज़ें जो है अलग तरीके से काम कर रही होंगी। यहाँ भी आपको भारत का मैप देखो भाई, मैं पेन टैब की मदद से बना रहा हूँ तो मेरा अभी कंट्रोल नहीं आया ठीक से पेन टैब पे। ऐसे में भारत का मैप अच्छा बना लेता हूँ, ठीक ठाक बना लेता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा गड़बड़ होगा तो हंसियो मत, है ना। टीचर इज ऑलवेज ऑलवेज राइट, जो भी है। चलिए, तो ये है बेसिकली हमारा। तो शीत ऋतु में क्या होता है, ये जो आपका ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, और ये सेंट्रल एशिया हो गया। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल एशिया का है, ये पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है, उच्च वायुदाब जोन बन जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आ जाता है। इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि जो परमानेंट विंड्स हैं उनका कैसे कैसे हेडली, फेरल, सेल, ये जो एयर मूवमेंट होता है इनमें, जोन है, तो इनमें कैसे होता है, वो चीज़ें वहाँ आपको एक्सप्लेन होंगी। अभी आपको ये जानना है कि ये हाई प्रेशर जोन बन जाता है। हाई प्रेशर मतलब उच्च वायुदाब, यहाँ वायुदाब बहुत ज़्यादा हो गया। अब उच्च वायुदाब होने की वजह से क्या हुआ फिर, अब यहाँ से जो है हवाएं अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगी। तो यहाँ से हवाएं फिर किधर आएंगी, भारत की तरफ आएंगी। यही जो उच्च वायुदाब है ये कहाँ बन जाता है, तिब्बत में। तिब्बत में भी उच्च वायुदाब, यहाँ से भी हवाएं जो है इधर आएंगी। ठीक है, तो शीत ऋतु में ठंडी जगह है यहाँ पे, और यहाँ से हवाएं आ रही हैं तो क्या होंगी, ठंडी हवाएं आएंगी। ठीक है, यहाँ भी ठंडी जगह है तिब्बत, यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं तो ठंडी हवाएं आ रही हैं। ठीक है, और इसका फैलाव जो है ये होते 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 ये पूरा गंगा जो नदी का ये पूरा इलाका है, ये इस पूरे इलाके में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। तो भैया जेट स्ट्रीम क्या है, ठीक है, बड़ा बढ़िया सा नाम है जेट स्ट्रीम, लगता है कि कुछ तगड़ी चीज़ है। ठीक है, इसकी पहली बार जब खोज हुई ये सेकेंड वर्ल्ड वार का, देखो वर्ल्ड वार हुआ, कितना बुरा चीज़ हुआ, लाखों जानें चली गई, धरती का पूरा क्या कहते हैं, लोगों की सोच बदल गई, कितने लोगों ने अपने अपने परिवार खो दिए, मतलब क्या नहीं नुकसान हुआ।
एक्सप्लेन करना मुश्किल है। परमाणु बम गिर गया, पूरा जापान जो है नतमस्तक हो चुका था। तो उसके बहुत फ़ायदा नुकसान जो है वो तो हर कोई, नुकसान तो हर कोई जानता है वर्ल्ड वार का, लेकिन कुछ फ़ायदा भी हुआ। क्या फ़ायदा हुआ भाई? फ़ायदा ये हुआ कि जब अमेरिका के लड़ाकू विमान जो थे, फाइटर जेट्स जो थे, वो जब जाने लगे कहाँ, वो जब जापान पे बॉम्बार्डिंग के लिए जाते थे, तो क्या होता था, मान लो उनको जाने में लग रहा है 15 घंटा से, मैं कोई ये एग्जैक्ट डाटा नहीं पता मुझे कि कितने घंटे में पहुंचते थे, कितने में आते थे, कब चलते थे। तो जब वो ऊपर से जाते थे तो क्या होता था, उनको जाने में, अमेरिका से जापान जाने में, जब वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, अमेरिका से जापान जाना मतलब पश्चिम की तरफ जाना, ठीक है। उनको जाने में लगता था मान लो 14 घंटा, मतलब 12 घंटे का उन्होंने रास्ता नाप के रखा है कि 12 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, तो उनको लग रहा है 14 घंटा। और जब वो बॉम्ब गिरा के इधर वापस आ रहे हैं तो उनको टाइम लग रहा है 10 घंटा। अब आप बोलोगे कि बॉम्ब गिराया तो हल्का हो गया जहाज इसलिए जल्दी उड़ के आ गया, अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ठीक है। तो होता क्या था कि ऊपर में जो तेज हवाएं बह रही है, जेट स्ट्रीम, जिसके बारे में पहले से कोई कैलकुलेशन नहीं था, किसी को पता नहीं था, किसी ज्योग्राफर को भी नहीं आइडिया था, तो ये जब जा रहे हैं हवाएं लगातार बह रही है और ये इधर से अपना जा रहे हैं जहाज से, ठीक है, तो वो रोकेगा ना, उसको इम्पैक्ट डालेगा ना, तो जाते वक्त इनकी स्पीड कम हो जाती थी, आते वक्त में ये ज़्यादा हो जाता था। तो इन्होंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, उसके बारे में फिर स्टडी की गई, तब पता चला कि एक जेट स्ट्रीम है, ऊपर में जो है बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और वो परमानेंट हवाएं चल रही हैं, उन्होंने अपना एक फिक्स रूट कर रखा है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा? 80 नॉटिकल माइल, मतलब 125-150 किलोमीटर के आसपास की स्पीड चल रही है उनकी हवाओं की, ठीक है। तो ये जो हवाएं, ये परमानेंट हवाएं हैं, ये हमेशा गुजरते रहती हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो कि भारत का ये मैप है, तो ये इधर से गुजर रही होंगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे गुजरती होंगी। जब ठंड का मौसम आएगा तो ये धीरे धीरे नीचे आ जाएंगी और नीचे आ जाएंगी, ठीक है, और नीचे आ जाएंगी। अब ये जब यहाँ नीचे आई, इस इलाके में आई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भारत का हिमालय है। एक सेकेंड, मैं इन सबको पहले मिटाता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। तो वो जब चलना चालू करते थे, तो हमारा ये भारत है और ये हमारा हिमालय है, और ये हिमालय ऐसे है हमारा, है ना, ऐसे। तो यहाँ से जब जेट स्ट्रीम आई, और यहाँ पे इनका ये कुल्लन सान भी है यहाँ पे, और भी जो पामीर का नॉट है, पामीर पठार है, तो ये जो है, तो ये जब जेट स्ट्रीम पहले यहाँ चलती थी, वो जब नीचे आना चालू हुई, यहाँ जब आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको हिमालय मिल गया। हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा, और इनकी ऊंचाई भी ठीक है, लेकिन इनका इम्पैक्ट तो नीचे से बनना चालू हो जाता है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, जेट स्ट्रीम को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, ठीक है। ऐसे आम तौर पे ये और ऊपर बहती हैं, लेकिन ठंड के मौसम में ये धीरे धीरे नीचे आती हैं, नीचे आती जाती हैं, इस साइड आती जाती है, मतलब नीचे मतलब दक्षिण की तरफ आती जाती हैं, और इस यहाँ तक आ जाती हैं। और यहाँ पे इनको हिमालय जो 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर देता है, फाड़ देता है, और ये इधर आ जाती है, ठीक है। तो ये जो जोन जा रहा है यहाँ, ये लगभग गंगा तक आती हुई चली जाती है, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को पढ़ लेंगे। इनकी ऊंचाई एवरेज 9 से 13 किलोमीटर होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ। हिमालय को 2 भागों में बांटती है। हिमालय को क्या करती है, ये 2 हिस्सों में बांट देती है। हिमालय को नहीं, हिमालय इनको 2 हिस्सों में बांट देती है। ये हिमालय है हमारा, एक ने इधर कर दिया, एक ने इधर कर दिया, ठीक है। और ठंड पर इनका प्रभाव पड़ता है। जब नीचे आएंगी, ये बहुत ज़्यादा ठंडी पवने हैं, तो ये नीचे जब इस इलाके से गुजरेंगी, तो इस इलाके से जब गुजर रही है, तो ये पूरा इलाका जो है ठंडा हो जाएगा, पूरा गंगा बेल्ट, ठीक है। अब इसी के साथ में क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ क्लोज कंसेप्ट है, इसको ठीक से समझिएगा, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज है ये भी आपको ठीक से समझने की आवश्यकता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, आप अक्सर सुनते होंगे, दिल्ली में बारिश हो गई ठंड के मौसम में, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो गई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से हो गई। पंजाब में गेहूं की फसल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये क्या है पश्चिमी विक्षोभ, ये जो है भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर के पास में उत्पन्न होती है ठंड के मौसम में,
और ये जो है रात्रि में इसका मतलब ये आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसका क्या संकेत है? तो रात में टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, थोड़ी गर्मी हो जाएगी, ठंड का मौसम में थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में ये आता है। ठीक है, तो कभी कोई डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पश्चिमी विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत रात्रि का टेम्परेचर घटना है, तो आपको उस समय अगर नहीं याद रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ठंडा, उससे ठंड आएगी तो टेम्परेचर घट रहा होगा, लेकिन नहीं, उससे टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा उष्ण कटिबंधीय ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने साथ में लाता है, सॉरी, उसके बाद में क्या कहते हैं, ये जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो अपने साथ में बारिश लाता है। मेडिटेरेनियन सी से ये जो मॉइस्चर जमा करता है, आर्द्रता जो ग्रहण करता है, उस आर्द्रता को ये बादल के रूप में कन्वर्ट करते करते जब भारत में आता है तो वो हल्की हल्की यहाँ पे बारिश कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश हो जाता है। किस इलाके में बारिश हो जाता है? आपका जो पंजाब का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, दिल्ली का इलाका है, हिमाचल है, और वैसे ही मैदान जो है यूपी तक काफ़ी हद तक असर आता है, बिहार तक भी इसका असर जाता है बल्कि। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद में क्या है, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये जो है ट्रॉपिकल इलाके में होते हैं और वो उस समय साइक्लोन आते हैं। आप देखते होंगे ठंड के मौसम में कई बार दिसंबर में साइक्लोन जो आता है, और ये काफ़ी विनाशकारी होते हैं। ये भी आपके टेम्परेचर को, ये भारत के क्लाइमेट को बहुत प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम गर्मी के मौसम, अभी तक हमने ठंडी सर्दी के मौसम के बारे में देखा कि उसमें क्या क्या वायुमंडलीय फैक्टर्स थे जो परिवर्तन ला रहे थे, भारत के जो क्लाइमेट है, जलवायु को प्रभावित कर रहे थे। अब गर्मी में क्या क्या वायुमंडल में ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिसकी वजह से भारत की जो जलवायु है वो प्रभावित हो रही है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ITCZ क्या है भाई? ये ITCZ क्या है? तो ITCZ में आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, ये मान लेते हैं इक्वेटर में, शॉर्ट में बताऊंगा, ये लंबा टॉपिक है और बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, यहाँ पे इसका कम रोल है, तो आपको बस उसके बारे में समझ लेना है। मान लेते हैं ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सूरज को होना चाहिए था, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री नीचे मकर रेखा ये है, और ये कर्क रेखा है, कैंसर कैप्रिकॉर्न, है ना। तो सूरज जो है आप जानते हैं इसके बीच में 30 नहीं मतलब 23 जो भी है, हाँ, तो सूरज जो है आप जानते हैं कि यहाँ ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पे 23 सितंबर को रहता है और मार्च को रहता है, यहाँ पे ये जून में रहता है और यहाँ ये दिसंबर में रहता है। सूरज जो है घूमता रहता है, या धरती बोल दीजिए, उस तरीके से झुकी हुई है कि जब घूमती है तो कभी धरती का ये वाला हिस्सा जो है सूरज के सामने होता है, कभी ये वाला होता है, कभी ये वाला होता है, फिर ये कभी वाला, ये कभी ये वाला होता है, तो ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे सूरज रहेगा वहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। इसमें समझने की कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सूरज की रोशनी सीधे सीधे पड़ रही है, जहाँ पड़ेगी वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, जहाँ थोड़ा टेढ़ा होकर पड़ेगी वहाँ पे सूरज की गर्मी जो है थोड़ी कम होगी वहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तो ये जब ये है तो गर्मी के मौसम में सूरज क्या है, यहाँ पहुँच जा रहा है कर्क रेखा के पास में। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर तो यही है, विषुवत रेखा तो यही है, लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं गर्मी मापने का एक हमने तरीका बनाया ITCZ के रूप में, वो क्या है, उसका वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इससे हम ये नापते हैं कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा गर्मी जो मैंने इक्वेटर जो है, जो फिजिकली जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है कौन सा हिस्सा है, तो उस दौरान जब ये इस इलाके में पहुंच जाएगा तो इसको ये जो बदलता रहता है, कभी यहाँ पहुंच जाएगा ठंड के मौसम में, दिसंबर में ये यहाँ पहुंच जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास में, गर्मी के मौसम में ये कहाँ पहुंच जाएगा, भारत के पास में, ऊपर में 23 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ITCZ। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे वो जब होता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है। लो प्रेशर जोन मतलब, लो प्रेशर मतलब
आपको पहले भी बताया है, निम्न वायुदाब क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे सूरज सीधे है तो सारी जो वहाँ की क्या कहते हैं गर्मी है, जो गर्म हवा जो है गर्म हो गई, गर्म होकर क्या हो गई, वो ऊपर उठ गई, तो वो जगह खाली हुआ ना, सूरज की रोशनी पड़ी जमीन के पास में, जमीन के पास में जो हवाएं थी वो गर्म हो गई, गर्म हवा का काम क्या है, ऊपर उठ जाना, वो ऊपर उठ गया तो वहां पे क्या हो गया, वो जगह खाली हो गया, ठीक है, तो निम्न वायुदाब क्षेत्र बना, क्योंकि हवा का दाब जो है कम हो गया, जब हवा का दाब कम हो गया तो दूसरी जगह से जो है हवाएं उसको भरने के लिए आएंगी, ठीक है, यस, इतना ऐसा ही चीज है, समझना आपको यहाँ पे। तो ये जहां पे होगा वहां पे लो प्रेशर जोन बनेगा, दूसरी तरफ से हवाएं खिंच के इसकी तरफ आएंगी, ठीक है। तो ITCZ ऊपर चला जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, ये कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है, मध्य प्रदेश तक पहुंच जाता है, और ऊपर चला जाता है, कई बार रेयर केसेस में कानपुर तक भी चला जाता है। और जेट स्ट्रीम ये जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे जेट स्ट्रीम जो है अपना पीछे लौट जाता है, पीछे मतलब ऊपर, ऊपर मतलब उत्तर की तरफ, जहां से वो आमतौर पे आता है, ठीक है, तो गर्मी के मौसम में वो अपने स्थान पे वापस चला जाता है, ठीक है। तो ITCZ का आना और जेट स्ट्रीम का लौटना, इससे क्या होगा, गर्मी का क्षेत्र जो है ऊपर चला गया, लो प्रेशर जोन जो है भारत का ऊपर चला गया, और वहां पे हवाएं जो आकर्षित होंगी, ठीक। अब ITCZ जब लो प्रेशर जोन बनाएगा तो वो क्या होगा, वहां पे मॉनसून को आकर्षित करेगा, खाली जगह है, मॉनसून इंतजार कर रहा है नीचे में बैठ के कि भाई जगह मिलेगी, जगह मिलेगी, अभी तो जेट स्ट्रीम में भागेगा तब मैं आऊंगा, भागेगा तब मैं आऊंगा, जेट स्ट्रीम को भगाया किसने, ITCZ ने, ये दौड़ता हुआ आ गया। उसी के साथ में क्या होता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, जिसके बारे में हम पश्चिमी विश्व ये नॉर्मल जेट स्ट्रीम की बात कर रहे थे। ये जो है भारत के मैप में ये इधर से आता है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से आता है, ठीक है, इसकी स्पीड भी कम होती है, तो ये जब आता है तो ये अपने साथ में और क्या कहते हैं मॉनसून को भी खींचता हुआ लाता है, ठीक है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी प्रवाह है, ये जैसे जैसे आता है तो मॉनसून की आने की क्रम जो है, गति जो है ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भारत आना, और आप वैसे ही जानते हैं कि ये जो भारत का जोन है, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में उस समय बहुत चक्रवात आते हैं, हर साल आपने एक दो ऐसे बड़े चक्रवातों का नाम सुना होगा जो आते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही लाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चक्रवात आते हैं जो उतने बड़े नहीं हो पाते, जो कि लैंडफॉल कर पाए, जो कि हमारे सीमाओं के साथ में टकराए, तो उनके बारे में खबर भी नहीं आती, पता भी नहीं चलती। तो ऐसे जो चक्रवात हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में आते रहते हैं, ठीक है, ये नहीं कि एक ही दो आते हैं साल भर में, वो जब आते हैं तो वो अपने साथ में बहुत सारी मात्रा में पानी लाते हैं, और वो पानी जो फिर हमारे देश में वर्षा के रूप में अलग अलग फॉर्म में आता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब सारे फैक्टर जो है मैंने एक तरीके से आपको समझा दिए, मैं एक बार उन सबका फिर से नाम ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या है, अक्षांश, जैसे जैसे आप नॉर्थ की उत्तर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी। हिमालय, हिमालय जलवायु विभाजक के रूप में कार्य कर रहा है, और जो ठंडी पवनें उधर से आ रही हैं उसको रोक रहा है, और भारत के मानसून को भी आगे नहीं जाने दे रहा है, अपने पास क्या कहते हैं वो रोक के रख रहा है, ठीक है, इससे बारिश ज़्यादा मिल रही है हमें। फिर अगला फैक्टर है समुद्र से दूरी, समुद्र से जब दूरी रहेगी तो आपको मैंने फैक्टर बता दी, मतलब क्या क्या है वो मैं बता चुका हूँ। जल और स्थल में वितरण है, उसकी वजह से भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन बनता है। उसके बाद में समुद्री तट से ऊंचाई, अभी आपने देखा कि उसके क्या परिणाम है, जैसे जैसे ऊंचा होता है वैसे वैसे ठंडा होता है। इसका बढ़िया उदाहरण आपको देहरादून मसूरी का मिला, उसी का उदाहरण आप आगरा और नैनीताल को देख सकते हैं, आगरा और दार्जिलिंग को देख सकते हैं, आप दिल्ली और नैनीताल को देख सकते हैं, ये सारे उदाहरण हैं, ठीक है। उच्चावच कि आप पहाड़ के किस साइड में हैं, अगर आप विंडवार्ड साइड में है जिधर से क्या कहते हैं बारिश आ रही है तो आपके यहाँ ज़्यादा बारिश होगी, अगर आप पहाड़ के उल्टी साइड में हैं तो आपके यहाँ कम बारिश होगी, ठीक है। उसके बाद में शीत, जो क्या कहते हैं वायुदाब और पवने थे जिनकी वजह से हमारे क्लाइमेट पे असर पड़ रहा था, वो हमने देखा शीत ऋतु में हाई प्रेशर जोन बन जाता है मध्य एशिया में, तिब्बत में, तो वो अपना असर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद में गंगा नदी तक भी इसका फैलाव हो जाता है, वो हमने देखा। फिर जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम के बारे में आपको रोचक तथ्य बताया गया, कैसे उसकी खोज हुई, उसके बाद में उसका क्या असर है वो आपको बताया गया।
फिर पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो है वो अपने साथ में पश्चिमी भारत के हिस्सों में बारिश करवाता है, कहाँ से डेवलप होता है वो सारी चीज़ें बताई गई। अब यही जो वायुदाब वाले और पवनों वाले फैक्टर थे, उसमें गर्मी के मौसम में चीज़ें कैसे बदल गई वो आपको बताया गया। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई। अब हम आगे बढ़ेंगे और मानसून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मानसून के बारे में पढ़ने के पहले आप ये मानसून का मैप देख लें सबसे पहले, ठीक है। ये मैप देख लें, ये मैप क्या है। भारत का मैप आपको दिख रहा है, ये वाला है ना। और यहाँ पे आपको बहुत सारी लाल लाल तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, जो लाल लाल तीर के निशान है, ये दिखा रहा है कि पवनें जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली मॉनसून की पवनों का भी डायरेक्शन है। मॉनसून की पवनें इधर से आ रही हैं और इधर को ऐसे ऐसे जा रही हैं। भारत में भी ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। और भी जो है हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे। आपको बेसिकली ये सिर्फ दिखाने के लिए आया। और मॉनसून की पवनें सिर्फ यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये इधर से भी आ रही हैं और इधर भी वो जा रही हैं, ठीक है। लेकिन हम मॉनसून का वो वाला हिस्सा पढ़ेंगे जो भारत को प्रभावित करता हो, ठीक है। तो सबसे पहले मॉनसून के बारे में कुछ बेसिक तथ्य। मॉनसून की सबसे पहले खोज किसने की, किसने बताया कि मॉनसून नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। तो ये हिप्पलस नाम के भूगोलवेत्ता थे, ज्योग्राफर थे, जिन्होंने ये सारी चीजें बताई, ठीक है। और भारतीय मॉनसून का सटीक विवरण सबसे पहली बार अल मसूदी ने दिया, ठीक है। सबसे पहला बार भारतीय मॉनसून का विवरण किसके द्वारा मिलता है, अच्छा विवरण, सटीक विवरण अल मसूदी के द्वारा, ठीक है। तो ये मॉनसून जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, तो वो जो है मौसम शब्द है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके द्वारा ये नाम बना है, ठीक है। मौसम जो है अरबी भाषा का शब्द है। जो मौसम जो आज मीनिंग समझ रहे हैं ना, वो एक्चुअली मौसम शब्द भी मौसम से ही डेवलप हुआ है। वो वहाँ की जलवायु के बारे में बताता है मुख्यतः, ठीक है। तो मौसम अपभ्रंश होते होते वो ज़्यादातर मानसून बन गया, ठीक है। और मौसम का ही एक अर्थ मौसम है, जो हम सिंपली बोलते हैं कि आज का मौसम बेईमान है बड़ा। वह पवनें जो अरब सागर और हिंद महासागर, अरब सागर, अरेबियन सी, हिंद महासागर, इंडियन ओशन से दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हो, ठीक है। ये भारत का नक्शा, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, है ना। तो दक्षिण पश्चिम इस दिशा से जो आती हो, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारी वर्षा कराती हो, उसको क्या कहते हैं, मानसून। तो किस डायरेक्शन से आ रही है, इधर 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 से आ रही है। और ये जो पूरा भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान हो गया और अपना क्या कहते हैं बांग्लादेश भी हो गया, तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो इन सब जगह जो है अच्छी वर्षा करवाती हो। ये क्या है, मानसून है। मानसून का आगमन कैसे होता है, ठीक है। तो ITCZ का कर्क रेखा के आसपास बनना। अभी मैंने ITCZ का कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट में बता दिया है अच्छे से, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये ITCZ का ही लाइन है ना। तो ये गर्मी में क्या होता है, ITCZ का लाइन जो है नीचे इक्वेटर से हट के ऊपर आते आते यहाँ तक आ गया, यहाँ आ गया, ये ITCZ बन गया, ठीक है। अब ये जो है कर्क रेखा आप जानते हैं यहाँ है लगभग, तो यहाँ के आसपास बन गया। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का वापस होना। पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो था, जो यहाँ से ऐसे करके ऐसे बह रहा था हिमालय की वजह से, दो हिस्सों में बट गया था, और इधर से जो बह रहा था ये वापस चला गया, जो मानसून को आने नहीं दे रहा था, ये चला गया, वापस हो गया। ITCZ बन गया, यहाँ लो प्रेशर जोन बन गया। तो अब यहाँ पे हवा की डिमांड बढ़ गई। हाँ भाई, ये जो जोन है यहाँ, अब हवा आ जाओ भाई, किधर से आ सकते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकसित होना, पूर्वी जेट स्ट्रीम इधर से आना चालू हो गई, है ना। इस इलाके से, इस इलाके से, इस इलाके से, बेसिकली इधर से आती है, ये ज़्यादा आती है इधर से, ठीक है। तो इस इलाके से जब पूर्वी जेट स्ट्रीम आई, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से आकर्षित करना चालू किया। और ये कहाँ पे लैंडफॉल करता है, पहली बार भारत में कहाँ पे आता है, सबसे पहला ये केरल आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले केरल में आता है।
एक केरल में इसका आने का डेट है 1 जून। 1 जून से अगर लेट होता है तो हम बोलते हैं मानसून 3 दिन लेट हो गया, 5 दिन लेट हो गया, जितने भी दिन लेट हो गया। पहले आ जाता है तो बोलते हैं कि मानसून इस बार टाइम पे है और उससे भी बल्कि पहले। ठीक, ये इसका डायरेक्शन है मानसून का। आप देख रहे हैं यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। मैप को देखिए, ये चीज़ें आपको हर जगह इस्तेमाल होंगी आज कि कौन सा मानसून ऐसे निकल रहा है, ये इधर से ऐसे निकल जा रहा है, ये ऐसे भी जाएगा, वैसे ये ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पहाड़ बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक इधर मूव कर जाएगा, एक इधर मूव कर जाएगा। इधर क्यों मूव करेगा भाई? तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन जो बचा, ये इधर की हवाओं को इधर खींच लेगा। ठीक है, और इधर जाएगा, इधर वाला क्या है, ऐसे करके इसको इधर मोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये भी इसको इधर मोड़ेगा, और ये जो यहाँ से जब डिवीजन होगा इधर, तो लो प्रेशर की वजह से वो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मानसून की शाखाएं। अब मानसून को बेसिकली 2 शाखाओं में बांटा गया है, और एक है अरब सागरीय शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो अरब सागर ये वाला है, आप जानते हैं, और ये बंगाल की खाड़ी है, ये भी आप जानते हैं। तो इधर से जो मानसून निकल रहा है वो अरब सागरीय शाखा हो गया, और इधर से जो मानसून निकल रहा है वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हो गई। ठीक है, तो अरब सागरीय शाखा जो है वो पश्चिमी घाट से टकरा कर वर्षा कराती है। अभी कल ही आपने पढ़ा, पश्चिमी घाट जो है यहाँ पे है, ऐसे है ना। तो ये जब इस पे जाएगी तो यहाँ पे ये टकराएगी, और जब पहाड़ से टकरा के कैसे वर्षा होती है, बादल जा रहा है, ठीक है, पहाड़ है, ये यहाँ पे टकराएगा, ये ऊपर उठना चालू करेगा। ऊपर जैसे जैसे होगा बादल, समझ लो पहले ठीक से, ठीक है, ये पहाड़ है, ये बादल आया, ऐसे करके ये ऊपर उठना चालू हुआ। जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होकर उसका जो पानी है वो फिर वहाँ पे बारिश हो जाएगा। ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वो ठंडा होता जाएगा, बारिश होता जाएगा। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा करवा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, पश्चिमी घाट के बाद में ये जो इलाका है आपका, इसके इधर वाला, यहाँ वाला, ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, लीवार्ड जोन हो जाता है, रेन शैडो जोन हो जाता है। होता क्या है कि ये पहाड़ है, यहाँ पे बादल आया ऐसे ऐसे, यहाँ बारिश की, और ऊपर उठा, जो पानी था वो और गिरा दिया, और ऊपर उठा, और जो थोड़ा बहुत बचा वो भी गिरा दिया, यहाँ गया, यहाँ गिर जाते जाते इसने पूरा खाली कर दिया, यहाँ जाते जाते इसके पास कुछ बचा ही नहीं। जैसे जैसे ऊपर गया वैसे वैसे ठंडा होता गया, बारिश होती गई, बारिश लगातार करवाता गया, और उसके पास में आप समझ लो एक बाल्टी में है आपके में, ठीक है, वो आप थोड़ा ऊपर टेढ़ा, ऊपर करने में टेढ़ा हो जा रहा है, वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ऊपर गया, वो गिरते गिरते पूरा खत्म हो गया। ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो जब वो बचा ही नहीं, अब वो जो हवाएं शुष्क हो गई, उसमें जितना है पानी वो खत्म हो गया, तो जब इस साइड जाएगा तो उसमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नाम मात्र की बारिश कभी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इस इलाके में इसी वजह से सूखा होता है, और यहाँ पे बहुत पानी होता है, और अच्छी मतलब क्या कहते हैं, जो पर्यावरण की वजह से देखें, दृष्टि देखें तो फॉरेस्ट में और बायोडाइवर्सिटी में बहुत यहाँ पे रिच है। ठीक है, उसका यही कारण है कि इनको पानी बहुत मिलता है। एक चीज और है, ये तो इधर वाला निकल गया, तो इधर से भी तो निकल रहा है ना, तो अरावली का क्या डायरेक्शन, ऐसा है ना, ये रहा अरावली का डायरेक्शन, तो ये इसके समानांतर है। समानांतर होने की वजह से नुकसान क्या हुआ, अब ये ऐसे अगर होता अरावली, मान लीजिए ऐसे होता, तो ये इसको रोक देता, यहाँ पे, यहाँ बारिश हो गया होता, है ना। लेकिन अब ये समानांतर है, ये अरावली है, और ये इसके बगल से ऐसे ही साथ साथ निकलता चला जाएगा, तो यहाँ पे बारिश होगी ही नहीं, ये जो है सूखा इलाका पड़ जाता है। ठीक, फिर लेकिन ये जब रुका नहीं तो आगे जाएगा, आगे जाता जाएगा, तो गुजरात पहले क्रॉस किया, फिर राजस्थान क्रॉस किया, फिर ये हरियाणा भी क्रॉस कर गया, उसके बाद ये पंजाब का जो इलाका है, पंजाब पहुंचा। तब तक में इधर से जो मानसून है, ये भी हम देखेंगे दूसरे मैप में, वो इधर भी आएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यहाँ इनको थोड़ी बहुत बारिश, मतलब ठीक ठाक बारिश मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये अपने रास्ते वापस, और ये अपने रास्ते वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, अभी हमने कौन सी शाखा देखी, अरब सागर वाली। अब हम बंगाल की खाड़ी वाली शाखा देखेंगे कि कैसे बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है और किस डायरेक्शन में जाता है। ये वाला इधर से निकलेगा, ये इधर जा रहा होगा, लेकिन ITCZ इसको क्या करेगा, इधर खींच लेगा, तो ये इधर जाना चालू हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो है 1 जून को यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, इधर पहुँचा, तो ये 5 जून को यहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है,
10 जून को थोड़ा और आगे पहुंच गया, ये कोलकाता वाला जो जोन दिख रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट में 5 जून को पहुंच गया। और ये जो बिहार का आपको जोन दिख रहा है, पटना मान लीजिए, तो पटना 15 जून के आसपास पहुंच रहा है। ये लखनऊ वाला जोन है, ये 25 जून के आसपास पहुंच रहा है। और ये हरियाणा वाला हिस्सा हो गया, ये और लेट 30 जून को पहुंच रहा है। और यहाँ पहुंचते पहुंचते 5 जुलाई हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, ये यहाँ से चला मान लीजिए इस वाले में, तो इस वाले में बहुत पानी होगा, इस वाले में थोड़ा कम होगा, इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा, इसमें बहुत कम होगा। क्यों? अब ये सोचने की बात है, पानी तो ये लेके चला समुद्र से इसको ह्यूमिडिटी मिलता रहा, आर्द्रता मिलता रहा, तो पानी इसको मिलता रहा। ठीक है, ये पानी लेके फिर समुद्र से चला, वही वाली कहानी बाल्टी वाली। एक बाल्टी आप लेके चले, ठीक है, पानी हर जगह छलकता जा रहा है, ये बाल्टी में थोड़ा सा छेद है, हर जगह पानी गिराते जा रहा है। ठीक है, तो जब इधर से चले आप बाल्टी लेके, यहाँ जो बाल्टी में छेद उससे तेजी से पानी गिरेगा, यहाँ थोड़ा कम होगा प्रेशर, जैसे जैसे पानी का उसमें कम होता जाएगा, फिर यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम होगा, ऐसे ऐसे कम होता चला जाएगा। तो यही चीज़ ठीक मानसून के साथ भी होती है। ठीक है, तो जो इलाका इधर का है उसमें सबसे ज़्यादा बारिश है, और जो इलाका इधर का है उसमें सबसे कम बारिश। स्पष्ट है? ठीक है, तो ये कहाँ से, वेस्ट बंगाल में पहले गया, वेस्ट बंगाल से ये फिर बिहार गया, बिहार झारखंड और बिहार गया, उसके बाद यूपी गया, यूपी से फिर आपको हरियाणा चला गया, पंजाब, और ये राजस्थान गया। यहाँ पे आके ये उस वाले मानसून, इस वाली शाखा से, जो अरबियन सी वाली शाखा थी, उससे मिल जाएगा, फिर दोनों वापस होंगे, वो बात की चीज़ है। स्पष्ट है? मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रही होंगी। अब मानसून में विच्छेद, मानसून में ब्रेक आता है। ठीक है, बीच बीच में मानसून के सीजन में आप देखोगे ऐसा नहीं कि हर दिन बारिश हो रही है, हर दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बारिश होगी, उसके बाद में फिर 5-7 दिन तक बारिश नहीं होगी, 10 दिन तक बारिश नहीं होगी, 15 दिन तक भी बारिश नहीं होगी, 20 दिन तक भी बारिश नहीं होगी, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मानसून काल में, मतलब मानसून जब आ चुका है और मानसून का ही मौसम है, उस समय कुछ दिन से लेके कई सप्ताह तक वर्षा का नहीं होना, इसको क्या कहते हैं? मानसून ब्रेक, मानसून विच्छेद। ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ आप रट लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी। जिन बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ने में नहीं मज़ा आ रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो कंसेप्ट वाली चीज़ें आप समझने की कोशिश नहीं करते, आप ऊपर ऊपर कोशिश करते हैं, इसमें मेहनत करके घुसते नहीं हैं, इस टॉपिक को आप समय नहीं देते, आप ऊपर ऊपर की जो चीज़ें वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी आपका समय के साथ में साथ छोड़ दी जाती है। दूसरी चीज़ है, आधा जो आपका कंसेप्ट वाला पार्ट है वो आपने ख़त्म किया नहीं। जब आपने उसको नहीं ख़त्म किया तो आपका ज्योग्राफी का हमेशा आधा क्वेश्चन ही बनेगा। जब आधा क्वेश्चन बनेगा तो आपका हमेशा इंटरेस्ट जो है डाउन रहेगा। आपको लगेगा पॉलिटी के सारे क्वेश्चन बना लेता हूँ, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं बनते। तो क्यों बनेंगे भाई? जब आप कंसेप्ट वाली चीज़ें जब तक नहीं सीखेंगे तब तक कैसे बनेंगे? ठीक है, हाँ। तो कारण क्या है मानसून में विच्छेद होने के? ये तो हमने देख लिया, विच्छेद होता है, ब्रेक होता है मानसून का। क्यों होता है? तो ये जो वर्षा कारक तूफान है, चक्रवात है, जो बे ऑफ बंगाल में हो रही है, जो क्या कहते हैं समुद्र के बीच में हो रहे हैं, जहाँ से इनको मॉइस्चर मिलता है, जहाँ से इनको आर्द्रता मिलती है, जहाँ से ये वेट होकर भीग कर अपने साथ में गीला होकर पानी लेके आते हैं, वो बीच बीच में कम हो जाता है। अब इनको जो वाटर सप्लाई है पीछे से वही कम हो गया, तो मानसून का ब्रेक हो जाता है। मानसून ब्रेक का मतलब वो हवाएं चल रही हैं, लेकिन वो वहां से कॉन्स्टेंटली उनके साथ में बारिश नहीं आ रही, या हवाएं भी बीच में रुक गई क्योंकि उनका डायरेक्शन जो है सॉरी, ठीक है। पश्चिमी तट पे एक अन्य वजह से मानसून जो है नहीं आती है। और पश्चिमी तट क्या है? ऐसा शेप है ना, तट का डायरेक्शन ये है, मानसून को ऐसे बहना चाहिए, ऐसे बहेगा तो आता रहेगा। अब थोड़ा सा अगर इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया मान लीजिए बस, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे बहने लगेगा। ये यहाँ है, यहाँ लगातार बारिश हो रही है, यहाँ होते जा रही है, यहाँ होते जा रही है, यहाँ होते जा रही है, मतलब इसके पैरेलली होती जा रही है, समानांतर रूप से होती जा रही है, यहाँ नहीं हो रही। अब यहाँ नहीं हो रही है तो हमारे लिए तो ब्रेक ही है ना, मानसून विच्छेद है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लौटता हुआ मानसून, मानसून जिसको 3 मतलब अलग अलग नाम से जानते हैं, मतलब मानसून जो रिट्रीट कर रहा है, वापस लौट रहा है, रिटर्निंग मानसून, जिसको मानसून प्रत्यावर्तन भी कहते हैं, मानसून निवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है और क्यों होता है?
सबसे पहले हम देखेंगे, हम जानते हैं, अभी हमने वो वाला मैप देखा था कि ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है, यहाँ 23 सितंबर, 23 जून, ठीक है, और यहाँ पे मार्च और सितंबर में 23 मोटा मोटी मान लेते हैं यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ जून, यहाँ से मार्च और सितंबर, यहाँ दिसंबर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्च में था 23 मार्च को, ये ऊपर गया, जून में ये यहाँ से वापस होना चालू हो गया, ठीक, यहाँ तक है, तब तक तो गर्मी है। अब ये 23 सितंबर के बाद में धीरे धीरे दक्षिणायन होना हो गया सूरज, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाना चालू हो गया सूरज का, ठीक है। क्या कहते हैं, समर सॉल्टिस और सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्टाइस कहते थे ना। तो सदर्न वाला जो है ये दक्षिण वाला जाना चालू हो गया, ठीक है, दक्षिण की तरफ जाना चालू हो गया। अब भारत यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, तो ये भारत से दूर जाने लगा सूरज। जब सूरज जाने दूर लगेगा तो क्या होगा, यहाँ गर्मी कम हो जाएगी, यहाँ और ज़्यादा कम गर्मी हो जाएगी। तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे भारत के जो हिस्से हैं वहाँ गर्मी कम हो जाएगी, ठीक है। 23 सितंबर के बाद में दक्षिणायन हो जाता है। उसके बाद मध्य सितंबर से नवंबर तक भारत में शरद ऋतु का समय होता है, ठीक है। मध्य सितंबर से दिसंबर तक, नवंबर तक भारत में शरद ऋतु इसको बोलते हैं। उस समय टेम्परेचर कम होता है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में तापमान में कमी आ जाती है, ठीक है। उत्तर भारत के जो क्षेत्र है वहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा, हमने आपको बता दिया। कम वायुदाब के स्थान के बदले उच्च वायुदाब के क्षेत्र बनने लगते हैं, ठीक है। अब कम वायुदाब का क्षेत्र क्यों बनता था, गर्मी ज़्यादा थी, फिर नीचे से जो वायु है ऊपर उठ के चला जाता था, वहाँ पे खाली क्षेत्र बन जाता था, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता था, बाहर से हवाएं उसको भरने आती थी। अब वहाँ पे ठंड आने लगा, ठंड का मौसम आने लगा, तो कम वायुदाब के बदले में अब क्या हो जाएगा, वहाँ उच्च वायुदाब का बनने लगेगा। धीरे धीरे ये ट्रांजिशन फेज है, ठीक है, यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। पहले गर्मी थी, फिर एवरेज हुआ, फिर ठंड आने लगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड आएगा, जितना ठंड आएगा उस उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। इसी ऋतु में उत्तर पूर्व से हवाएं दक्षिण पश्चिम की ओर बहना शुरू कर देती हैं। जो हवाएं उत्तर से आ रही हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही हैं, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व से, ठीक है, इधर नॉर्थ है ना, ये भारत का मैप, भाई मजाक नहीं है, हाँ, हंसना नहीं है, हंसना मना है, हाँ। तो ये क्या हो रहा है, हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर, नॉर्थ, पूर्व, ईस्ट, ठीक, इस डायरेक्शन से हवाएं दक्षिण, साउथ, पश्चिम, ये वेस्ट, इस डायरेक्शन में बहना चालू कर देती। अभी हवाएं ऐसे बढ़ रही थी, अभी हवाएं ऐसे बहना चालू कर देंगे, ठीक है, क्लियर है, हाँ। इससे आंध्र प्रदेश वो तमिलनाडु के तटों पर लौटती हुई मानसून से बारिश होती है। तो ये ऐसे है। अब यहाँ से लौट के आया तो यहाँ पे ये आएगा ना, ये इधर से आ रहा है मानसून उत्तर पूर्व से, ठीक है। तो ये यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु में टकराया तो यहाँ पे बारिश हो जाती है। कल भी आपको बताया गया था नदियों वाले में कि कावेरी एकमात्र नदी है भारत की जो क्या कहते हैं, दोनों प्रकार के, जाते हुए मानसून और आती हुई मानसून दोनों से बारिश होती है। तो जाते हुए में तो आपने देख ही लिया, इधर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है तो तमिलनाडु में बारिश हो रही है, और रिटर्न यहाँ से आ रहा है तो यहाँ आ रहा है। इसी हिस्से में ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये पैरेलली लौट रहा है, ठीक है। यहाँ वाले हिस्से में ये टकरा रहा है तो कावेरी नदी यहाँ पे है तो यहाँ पे बारिश हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद यह सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक चलता है, ठीक है। समझने की बात है, सितंबर में ये नीचे जाना चालू हुआ, दिसंबर तक जाता रहा, तो ये तब तक चलता रहेगा। अब मॉनसून का आगमन, ये आपका अनुमान, सॉरी आगमन बोल रहा हूं, मॉनसून का अनुमान। अब जो है ये आपका लगभग आखिरी टॉपिक में आ गए हम। मॉनसून के बारे में क्या अनुमान लगाते हैं हम, कैसे जानते हैं कि इस साल मॉनसून अच्छे से होगा नहीं होगा, क्या फैक्टर है, क्यों मतलब किसी साल मॉनसून ज़्यादा होता है कम होता है, कैसे अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो मॉनसून के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कि मॉनसून के बारे में कोई बच्चा से बच्चा जानता होगा,
आप किसी स्कूल गोइंग बच्चे से बात कर लो, आपका भाई होगा, आपका भतीजा होगा, भतीजी होगी, कोई भी होगी, जो भी होगा, उससे आप स्कूल वाले किसी भी बच्चे से पूछो, बच्चा मानसून पता है तुमको? ठीक है, तो वो 5वीं 7वीं क्लास में पढ़ता है, वो आपको बता देगा हाँ हाँ मानसून पता है मुझे, वो उसका डेफिनेशन भी फटाक से बोल देगा, ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे हवाएं आती हैं वो। ठीक, तो ये बच्चे को भी पता है मानसून। ठीक है, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा ज्योग्राफर होगा, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट होगा, उसको भी नहीं पता है कि मानसून क्या है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना मतलब जटिल है कि इसको आसानी से समझना संभव नहीं है। अभी तक हमारा साइंस जो है, हमारी ज्योग्राफी उतनी आगे नहीं बढ़ पाई है कि इसको प्रॉपरली समझ लिया जाए कि कैसे कैसे, कहाँ से, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मानसून को प्रभावित करते हैं, कब मानसून कम आएगा, कब मानसून ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो मानसून जो है सबसे जटिल घटनाओं में से है, और उसके बाद इसको समझने के लिए जो हमारा मौसम विभाग है, 16 अलग अलग कारक बनाए हैं कि इस वजह से मानसून ज़्यादा या कम आता है। ITCZ हो गया, कहाँ जा रहा है, जेट स्ट्रीम वापस गया कि नहीं गया, वो क्या कहते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है वो आया कि नहीं आया, चक्रवात चले कि नहीं चले। ठीक, ऐसे ऐसे तो कई फैक्टर आपने पढ़ लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो भारत में नहीं है, अन्य देशों में है। अन्य देश क्या, अन्य महाद्वीप में है। अन्य महाद्वीप के एकदम उल्टे, जो भारत से एकदम ठीक उल्टे सबसे दूर वाले महाद्वीप है, वहां पे वो सारे कारक है। तो वो क्या है, अब आप देख लो यहाँ पे, ये डार्विन है ना, ये जो जगह दिख रहा है आपको, और ये तहिती है। ठीक है, डार्विन और तहिती का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, सॉरी, एयर प्रेशर, यह निर्धारित करता है कि भारत में मानसून कैसा होगा। क्या बात, देखिए कैसे। तो यहां अगर प्रेशर ज्यादा होगा, एयर प्रेशर, तो क्या होगा, यहां से हवाएं इधर चलेंगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिस समय यहां का प्रेशर ज्यादा है और यहां का कम है, तो क्या होगा, हवाएं इधर से चलेंगी, तो हवाएं ऐसे ऐसे चलेंगी, फिर ये विषुवत रेखा को क्रॉस करेंगी। आप जानते हैं कि जैसे क्रॉस करते हैं, फिर इनका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। इनका डायरेक्शन हवाओं का आप जानते हैं ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना, इक्वेटर के आसपास ट्रेड विंड का। तो ये ऐसे ऐसे रहता है ना इनका डायरेक्शन, और ये ऐसे ऐसे रहता है। ये जैसे ही ये क्रॉस किया इन्होंने इस साइड, कि इनका डायरेक्शन फिर ऐसे हो जाएगा। क्यों होगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स जो है उसको उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, घूमने के लिए बाध्य कर देती है। तो इनका डायरेक्शन ऐसे हो गया। ठीक, तो ये ऐसे करके आ जा रही है। तो कहने का मतलब है कि डार्विन और तहिती के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा। जिस साल इधर का प्रेशर कम हो गया और इधर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, कारण क्या हो गया वो अलग बात है। हमने एक जांच करने का माध्यम बनाया कि किसका ज्यादा हो रहा है, किसका कम हो रहा है। तो ये मूवमेंट ऐसे हो जाएगा। ऐसे जैसे मूवमेंट होगा तो मॉनसून जो है कम संख्या में आएगा, उस साल कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। उसके अलावा जो है अल नीनो और ला नीना, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है अल नीनो और ला नीना। तो अल नीनो और ला नीना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, यहां पे एक पेरू नाम का देश, यहां पे हम्बोल्ट करंट बहता है, हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट करंट बहता है, और ये इधर से ऐसे बढ़ रहा है। ये ठंडी जलधारा है, नीचे से आने वाली जलधारा है, जो दक्षिणी क्या कहते हैं हेमिस्फीयर है, जो दक्षिणी आधा हिस्सा है देश वर्ल्ड का। तो वो जो नीचे से हवाएं जो आ रही होंगी, जलधाराएं, वो क्या होंगी, हमेशा ठंडी होंगी। तो ये ठंडी जलधारा ये यहाँ पे बह रही है, ये लगातार बह रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे दिक्कत है, ना आपको दिक्कत है, ना मानसून को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, ये जो आप जानते हैं समुद्र की जो जलधाराएं हैं, तो एक जलधारा है जो इक्वेटर के साथ साथ ऐसे बहते रहती है। ये जलधारा किसी समय ज़्यादा जोश में आ जाएगी, 2-4 साल, 5 साल, 7 साल में एक आध बार कभी, और ये यहाँ पे आ जाएंगी ऐसे। इससे क्या हो जाएगा, ये जो इलाका है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पहले क्या है, ठंडी जलधारा बह रही थी, अब क्या हो गया, वहां पे गर्म जलधारा बहने लगी। अब उससे क्या होगा, वो पानी गर्म हो गया, टेम्परेचर उसका 10 डिग्री तक बढ़ गया। इससे बहुत असर पड़ते हैं पूरी दुनिया में। क्या असर पड़ेगा, अब ये जो हिस्सा है उसे
मान लो ये क्या कहते हैं, मछली को पता है कि हमको इतने टेम्परेचर में यहाँ पे रहना है, वहाँ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं पानी में जिसको मछलियाँ खाती हैं, तो वो उनका निर्माण जो है कम हो जाएगा, कम जैसे टेम्परेचर होंगे वो वहाँ पे ज़्यादा जैसे टेम्परेचर होंगे, ठीक, और मछलियों की संख्या जो है कम हो जाएगी। तो ये सब तो होगा ही होगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या आएगा कि ये जो इलाका है आपका, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का एक बहुत बड़ा काम क्या है, ये जब गर्म है यहाँ पे, यहाँ जब ठंडी है तो क्या होगा, यहाँ पे बारिश जो है वहाँ पे मतलब यह कम होती होगी, ठीक है। अब जैसे ही ये गर्म हुआ तो गर्म जब पानी होगा तो क्या होगा, ऊपर मतलब वो बॉयल होगा, बॉयल तो नहीं, उतना ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन वो गर्म होगा तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होकर ऊपर जाएगा, ऊपर उठेगा तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। तो जहाँ भी गर्म जलधाराएं हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ ठंडी जलधाराएं हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सूखा पड़ता है। जितने जहाँ भी ठंडी जलधाराएं होंगी उसके आसपास में देखना ज़्यादातर मरुस्थल हुआ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बारिश ज़्यादा हो जाएगी इस इलाके में। यहाँ अटाकामा डेजर्ट है एक, आप जानते होंगे, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट के आसपास में थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी क्योंकि दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट माना जाता है, ठीक है। तो इस इलाके में बारिश हो जाती है, कहने का मतलब। अब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान यहाँ पे, ये जो होना चाहिए था यहाँ वो अब हो रहा है यहाँ। इस पूरे इलाके में ज़्यादा बारिश हो जाएगी और इस पूरे इलाके में बारिश कम हो जाएगी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण कारक है अल नीनो में। तो अल नीनो और ला नीना, अल नीनो का अर्थ है छोटा बच्चा, छोटा क्राइस्ट भी बोल देते हैं क्योंकि ये क्या कहते हैं दिसंबर के महीने में होता है ऐसा, और 25 दिसंबर को आप जानते हैं ईसा मसीह का जन्मदिन, मतलब वो बड़ा दिन मनाते हैं ना तो भी, तो वो उसकी वजह से उसको छोटा बच्चा भी बोल लिया जाता है, छोटा क्राइस्ट भी। अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा, ला नीना का मतलब होता है छोटी बच्ची। अल नीनो बेरूट तट के पास ठंडी जलधारा, कोल्ड करेंट, हम्बोल्ट के बदले बहने वाली गर्म जलधारा है। स्पष्ट हो गया। 3 से 7 सालों में एक बार ये होता है जनरली, कोई फिक्स रूल नहीं है कि 7 साल में नहीं आया तो भाई कैसे नहीं आया, लेकिन आम रूप से हो जाता है। इसकी वजह से विश्व में कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं सूखा हो जाता है। तो उस इलाके में, जिस इलाके में ये आ रहा है वहाँ तो क्या कहते हैं गर्म पानी मिल गया तो बारिश हो जाएगी, लेकिन बाकी जो दुनिया के अलग हिस्से हैं वहाँ पे उसका उल्टा असर पड़ेगा और वहाँ कम बारिश होगी। मछलियों की संख्या कम हो जाएंगी, फाइटोप्लैंक्टन कम हो जाएगी तो मछलियों की संख्या कम हो जाएगी और मानसून भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। ला नीना, ला नीना जो है छोटी बच्ची है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो हम्बोल्ट की जलधारा थी वो और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और ज़्यादा ठंडी होगी तो क्या होगा, वहाँ पे बारिश कम होगा लेकिन भारत में बारिश ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस साल ला नीना होगा उस साल मानसून जो है और ज़्यादा प्रखर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने आज बेसिकली इतना पढ़ा और भारत के ये जो क्या कहते हैं जितनी भी मानसून से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने आज पढ़ ली, और आगे जो क्लाइमेट का कल हम पूरा कर लेंगे, अगर टाइम मिला तो झीलें जो हैं भारत की वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें। इसके अलावा आप लोग क्या कहते हैं पूरे वीडियो को ठीक से देखें, पिछली वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और इसी के साथ गुड बाय। और क्या, कुछ कहानी थोड़ी ना सुनाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, जो बातें थी वो बता दी, अब क्या बैठा हूँ आपके साथ। बाय बाय।